सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर सेकंड है। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। ई पाठशाला हमारा टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो आप जरूर जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लास्ट पार्ट है हमारा चाइना के बारे में। दोस्तों, चाइना जाना जाता है अपने एक महान व्यक्ति के द्वारा और वो है माओ ज़ेडुंग। क्लास 11th की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी ना, तो क्लास 11th की हिस्ट्री में आपको समझाया है मैंने कि किस तरीके से 1945 से लेके 1990 तक, जिस समय पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में लड़ झगड़ रही थी, उस समय ही चाइना अपने देश में 1949 में माओ ज़ेडुंग के अंडर में एक क्रांति लेके आता है। और माओ ज़ेडुंग पहले चेयरमैन या चेयरपर्सन बनते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। दोस्तों, माओ ज़ेडुंग ने जो क्रांति करी ना, उस क्रांति के अंडर में पूरी तरीके से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, पूरी तरीके से कम्युनिस्ट की सरकार बनी। और आपको पता होगा कि हमेशा हर कंट्री उस समय पे यही कोशिश कर रही थी। यूएसएसआर कोशिश कर रहा था कि वो मेरे खेमे में आए और यूएसए कोशिश कर रहा था कि वो उसके ब्लॉक में जाए। अब चाइना देश आज़ाद हो रहा है, चाइना देश के अंदर एक क्रांति चल रही है, तो यूएसए सोच रहा है कि वो उसी की आइडियोलॉजी को अपनाए। लेकिन चाइना एक आइडियोलॉजी अपनाता है और वो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि इसकी विचारधारा ही पूरी तरीके से सोवियत मॉडल पर बेस्ड थी। 1947 हमारा भारत देश आज़ाद होता है, 1949-48 के अंदर चाइना आज़ाद होता है। उस टाइम पीरियड पे क्योंकि इनके देश में बिल्कुल प्योर तरीके से सोवियत मॉडल अपनाया गया था, हमारी कंट्री के अंदर मिक्स मॉडल अपनाया गया था। कुछ चीज़ें प्राइवेट, कुछ चीज़ें सरकारी, बट चाइना के अंदर ऐसा नहीं था। पूरी तरीके से हर चीज़ सरकार के अंडर में होगी। इस तरीके से इनका रिलेशन किसी भी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से नहीं था। तो मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आपको कहूं तो चाइना पूरी तरीके से यूएस की गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट जो है वो कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दे रहा है और चाइना पूरी तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रही है। कम्युनिस्ट जहाँ पे सरकार के सारे संसाधनों का कंट्रोल, रेलवे, फैक्ट्री, एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम, सब कुछ सरकार देखेगी, फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें। और यहाँ से खेल शुरू होता है चाइना के लिए। दोस्तों, चाइना मैं कह सकता हूँ कि वो इकोनॉमिक लेवल पे इतना आगे क्यों है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चाइना ने बहुत ही फास्टेस्ट इकोनॉमिक इसलिए करी क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत तेज़ी से करा। अब पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि आप बताइए कि चाइना की बढ़ती इकोनॉमी का सबसे बड़ा कारण क्या है। 1 मार्क्स में आंसर देना है तो फास्टेस्ट रिफॉर्म डाल देना। 1 मार्क्स का आंसर फास्टेस्ट रिफॉर्म, सबसे रफ्तार तरीके से आर्थिक बदलाव करे उसने, और इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी बूस्ट करी। दूसरी बात, चाइना ऐसा कहा जाता है जिस तरीके से फास्टेस्ट इकोनॉमिक कर रहा है बूस्ट, उस तरीके से 2040 तक वो पूरी तरीके से क्या कर डालेगा, वो पूरी तरीके से 2040 तक अपने वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस बना लेगा। जिस तरीके से उसने कोरोना वायरस लाया था, तो उससे तो पूरी तरीके से हमें लग रहा था कि चाइना जो है वो भाई हम उससे जीत ही नहीं पाएंगे चाइना से। कारण क्या है, क्योंकि भाई अमेरिका पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया था, चाइना में कुछ भी नहीं हुआ था। तो 2040 तक जिस तरीके से वो इकोनॉमिक बूस्ट कर रहा है, 2040 तक ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। इसी वजह से चाइना ईस्ट एशिया का सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री में से एक आता है। हम इंडिया भी उनके सामने भले से हम साथ में आज़ाद हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, हमारे उनसे रिलेशन भी ख़राब हुए हैं, लड़ाई झगड़ा भी बहुत तगड़ी तरीके से हुआ है। लेकिन ईस्ट एशिया के अंदर अगर हम देखें, मंगोल, रशिया, इनके कंपैरिजन में चाइना भी एकमात्र एक शक्ति है टक्कर देने वाली। अब चाइना का स्ट्रेंथ क्यों है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, साल दर साल उसने हमेशा डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा है। उसकी हाई पॉपुलेशन है, हमारे भारत के कंपैरिजन में तो उसकी हाई पॉपुलेशन थी, अब नहीं है। अब हाई पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के पहले हम भारत आ चुके हैं और चाइना हमसे पीछे हो चुका है, तो हमने उसे कहीं तो पीछे कर दिया है। तो हमने पॉपुलेशन उसे पीछे कर दिया, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन टक्कर देने वाली है। इसका लैंडमास बहुत बड़ा है। अगर आप लैंडमास देखें तो इसकी बाउंड्री जो है ना, इसकी बाउंड्री वो कोस्टल लाइन से भी कनेक्ट है। तो किसी देश की कोस्टल लाइन कनेक्ट हो और उसके बाद इसकी बाउंड्री इतनी बड़ी है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमें फर्टिलाइज लैंड, डेजर्ट प्लेस और बहुत सारे हमारे मिनरल्स और मिल जाते हैं चाइना के अंदर, जो हमारे भारत में भी नहीं मिल रहे हैं, वो यहाँ मिल जाते हैं। तो एक अच्छी बात इसकी ये है, चाइना के अंदर नेचुरल रिसोर्स, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे पेट्रोलियम है, ऑयल फील्ड है, गैस फील्ड है, ऑयल बेसिन है, माइंस है, बहुत सारे थर्मल प्लांट है, हाइड्रल प्लांट है ना, बहुत सारे आयरन और मैग्नीशियम और पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं मैप के अंदर मेंशन है। तो ये प्राकृतिक लेवल पे बनता है, इसे कोई सरकार डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों ने 6-7 क्लास में ही पढ़ा है कि किस तरीके से क्या कहते हैं, ये किस तरीके से हाईली डेंस्ड है।
और मिनरल्स रिसोर्स कई साल लगते हैं बनने के लिए। तो एक कारण ये भी है कि इसके पास नेचुरल रिसोर्स अच्छा है। रीजनल लोकेशन क्यों, जैसे मैंने कहा कि रीजनल लेवल पर अगर देखें तो देखो ना, इतना हिस्सा पानी से कनेक्ट है, पानी से कनेक्ट है, तो भाई जिसके पास लैंड सरफेस के साथ साथ पानी का लैंड कॉस्ट है ना, उसको बड़ा फायदा होता है। तो चाइना को भी बड़ा फायदा हो रहा है, हमें भी फायदा हो रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अब आप कहोगे कि यार ये तो नेगेटिव पॉइंट है, नहीं ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखो भारत के अंदर अगर किसी की सरकार, जो भी नेता भारत के अंदर आता है ना, वो कुर्सी के लड़ने के लिए आता है, क्योंकि जब तक वो सत्ता पे है, जब तक उसकी चलती है, जब वो सत्ता से हट जाता है उसकी कुछ नहीं चलती है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे कांग्रेस का हाल आप देख सकते हो, बीजेपी की सरकार मजे लूट ली बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो पावर में है। लेकिन यहाँ पे चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर एक ही सरकार है, जब देश आज़ाद हुआ था जब से लेकर आज तक वही सरकार पावर में होती है, तो उससे कोई फालतू बोल ही नहीं सकता, उस सरकार से फालतू कोई नहीं बोल सकता। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इस देश की आज़ादी का एक कारण है। आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेटेड और नॉन डेमोक्रेटेड सरकार को अगर हम देखें तो नॉन डेमोक्रेटेड सरकार का डेवलपमेंट रेशियो डेमोक्रेटेड सरकार के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक देश, उसमें किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जनता से पूछना पड़ता है। और हमारे भारत के देश की जनसंख्या जैसे यूनियन सिविल कोड आने वाला है, इस पर चर्चा बड़ी तरीके से चल रही है, बड़ी गंदी तरीके से चल रही है। तो देश में देखो कितना डिबेट है, कितना डिबेट है, किसी की कुछ सोचे, किसी की कुछ सोचे। वहीं अगर नॉन डेमोक्रेटेड कंट्री की बात करी जाए, नॉन डेमोक्रेटेड मतलब मैं कह सकता हूँ सारा रूल्स किंग या सरकार के हाथ होता है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये किसी से पूछते नहीं है, लागू कर देते हैं, जनता कुछ नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे एक पार्टी है जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं, CPC। ये रूलिंग पार्टी है, आप देख सकते हो 1921 से लेके आज ये अभी तक चल रही है। इसके जनरल सेक्रेटरी सी जिनपिंग है, 98 ईयर्स हो चुके हैं सरकार को चलते चलते। उसके अपोजिट में कोमिंताक पार्टी है, चाइना डेमोक्रेटिक लीग है। ये सारी पार्टियां हमेशा नीचे ही रहती हैं, ये कभी पार्टी ऊपर नहीं जा सकती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। क्यों? क्योंकि इनका डोमिनेंस बहुत तगड़ा है, समझ रहे? तो ये एक सबसे बड़ा लॉस है। लॉस क्या, फायदा है इनके लिए। तो अब कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना ज़्यादातर अपने रिसोर्स की वजह से डेवलप हो रही है। इसके पास ज़्यादातर अपनी खुद की इंडस्ट्रीज जो है, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर है वो स्टेट के ओन पे है, और एग्रीकल्चर कहीं कहीं पे प्राइवेट चलता है, वो रिफॉर्म के बाद हुआ था। इंस्टेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये लोग बाहर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते ही नहीं है। सिंपल सी बात है, दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाना क्यों है भाई? देखिए चाइना खुद के प्रोडक्ट बना रहा है, चाइना खुद की ही टेक्नोलॉजी बना रहा है। जब देश 1950 में आज़ाद भी हुआ था, 1950 के टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड पे भी टेक्नोलॉजी इन्हीं की थी, इन्हीं की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं की सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस टाइम पीरियड पे आप ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर इनकी इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं तो बाहरी कंट्री से रिलेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहीं पे ये केस हो रहा था कि ये क्यों चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी को बाहरी कंट्री के साथ जोड़े, इसलिए इन्होंने रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि अपने डोमेस्टिक वंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ भी करेंगे अपने खुद के देश का बनाया हुआ करेंगे, ये अच्छी बात है। इसकी वजह से इसकी नींव काफ़ी मजबूत हुई। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर, सारे कल्याणकारी काम सरकार के हाथ में होते थे। एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखी गई थी, जैसा हमारी कंट्री के अंदर नहीं था शुरुआती समय में। चलिए बात करते हैं आगे। जैसे जैसे सरकार के अंदर कंट्रोल बढ़ता चला गया, रिसोर्स बढ़ते चले गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, सोशल वेलफेयर बढ़ता गया, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि हर साल जितना भी सरप्लस पैदा होता था वो 2 से 3% जनसंख्या भी बढ़ रही थी यहाँ पे, और इनकी जो पॉपुलेशन के साथ साथ जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था 5 से 6%, वो उनकी इकोनॉमी के ऊपर खर्चा हो जा रहा था। सबसे बड़ी बात ये, इनका ग्रोथ तो हो रहा है पर इनकी इकोनॉमी के साथ साथ इनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर जो था वो सफिशिएंट नहीं था। सफिशिएंट क्यों नहीं था भाई? देखिए सरकारी बंदा या किसी जिस भी बंदे का फील्ड है, जिस भी बंदे की ज़मीन है चाइना के अंदर, वो उगा रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन वो उतनी एफिशिएंसी तरीके से नहीं कर सकता जितनी उसे करनी चाहिए, ताकि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो जनसंख्या सभी लोगों के लिए वो प्रोडक्ट पूरा हो सके। इसलिए आप कहते हो ना, वुहांग एक शहर है जहाँ से कोरोना आया था, वहाँ पे लोग कुत्ते खाते हैं, चूहे खाते हैं, बिल्ली खाते हैं। अबे जनसंख्या ही इतनी है, अगर सिर्फ गेहूं और चावल पे डिपेंड हो गया ना ये पूरा का पूरा चाइना, तो किसान यहाँ के मर जाएंगे। कितना बोलेंगे, बो ही नहीं पाएंगे। कितना बोलेंगे, कितना, सुबह से लेकर शाम तक, या एक फील्ड के ऊपर 3-3, 4-4 फ्लोर बना के भी खेती करें ना, तो आपको पता है कि ये वैसे भी चावल इतना खाते हैं, रोटी खाते नहीं, मोमोज खाते रहते हैं। तो इन पे चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। चाइना में वैसे भी चावल इतना ज़्यादा होता है, इसलिए चाइना का आप कह सकते हो कि चावल उगाने वाले किसान बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे था कि यहाँ पे इनसफिशिएंट हो रहा था जो भी सरप्लस इंडस्ट्रीज के थ्रू या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू पैदा हो रहा था। तो सरकार का सर चकरा गया। अब सरकार ने कहा कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन जो हमने इतने सालों से कर रखा है, हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा।
और हम उस पे स्टेप लेंगे। 1970 20 साल तक सरकार ने किसी से कुछ नहीं बोला। 1970 के बाद सरकार ने कहा चलो अब कुछ तूफानी करते हैं, और तूफानी जो करते हैं ना, सबसे पहला तूफानी इन्होंने ये करके दिखाया कि रिचर्ड निक्सन की सरकार अमेरिका के अंदर थी, उस टाइम पीरियड पे चाइना ने रिलेशन बनाए 1972 में सबसे पहले अमेरिका से। उन्होंने कहा आपसे हमारी अब्बा कट्टा हो रखी थी, ख़त्म करो, मिट्टी डालो, अब आगे बात करते हैं, नई दुनिया बसाते हैं, नए रूप रंग देखते हैं, आओ साथी हाथ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका के साथ 1972 के अंदर रिलेशन बनाया। 1973 के अंदर इन्होंने 4 पिलर पे मॉडर्नाइजेशन की बात करी। माओ जेडुंग उस समय के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही 1974 के अंदर 4 पिलर पे फोकस करा। इन्होंने कहा इसको हमें मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, अगर हमने इसको मॉडर्नाइज कर दिया तो हमारी जनता जो भूखी मर रही है वो नहीं मरेगी। जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर, साइंस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर, इन सबको हमें प्राइवेट नहीं मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे। क्योंकि अब तो अमेरिका से रिलेशन बन गया ना, अमेरिका से रिलेशन बन गया तो अमेरिका कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी देगा रे बाबा। तो जो भी टेक्नोलॉजी देगा वो ये लोग, चाइना के लोग, अपने टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज़ पे, एग्रीकल्चर पे, इन सब पे करेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद 1978 के अंदर डेंग शियोपिंग जो है, इन्होंने वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, एडवाइजरी मिनिस्टर है, एडवाइजरी चेयरमैन है डेंग शियोपिंग, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि भैया आप मॉडर्नाइज तो कर रहे हो, मॉडर्नाइज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडर्नाइज करने के लिए आपको हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट करनी पड़ेगी, बाहर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लाओगे तो बाहर का फॉरेन ट्रेड आएगा, क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो भाई चाइना ने कहा यस, मोस्ट वेलकम, आओ, आपके खुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर रहो राजा। तो यहाँ पर यही हुआ कि बाहर की कंट्रियाँ आई और पूरे चाइना के अंदर पूरी तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया तो 82 के अंदर एग्रीकल्चर को प्राइवेट करा, 1988 के अंदर इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट करा, और उस हिसाब से इन लोगों ने बाहर की कंट्री के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने चालू करे। उन्होंने कहा जितनी भी कंट्रियाँ आना चाहती है आ जाए, जितनी भी कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है आ जाए, उन सभी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। सो दीज ऑल आर द रीज़न, इसीलिए इकोनॉमिक इतनी तेज़ी से इनका बूस्ट हुआ जिसका कोई कहना नहीं। 2001 के अंदर विश्व व्यापार संगठन WTO के अंदर इन लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से सारी पॉलिसीज थी। अब इस हिसाब से रीजनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर चाइना छा गया, है ना। वो आपने डायलॉग सुना होगा रणछोड़ दास चांजर का कि गॉड तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तो चाइना तोहफा कबूल करने का मतलब ये था कि चाइना इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि ये यूएन का पार्ट बन गया, यूएन का पार्ट बन गया, और यूएन का परमानेंट मेंबर का पार्ट बन गया। इसलिए आपको पता होगा एफ रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रांस, रशिया, अमेरिका एंड सी से चाइना, ये यूएन के परमानेंट बॉडी का हिस्सा बन गया, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे चला गया। अब चाइना के कुछ अच्छे बात भी और कुछ बुरी बात भी है। अच्छी बात क्या है, सबसे पहले अच्छी बात देखते हैं। देखो सॉरी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, अच्छी बात तो हम सारी पढ़ी रहे हैं। इनके बहुत सारे लोग हैं जिनको सभी को रोजगार नहीं मिला। वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत गंदा आज भी है, कंडीशन वर्कर्स की बहुत गंदी है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी समाज में बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में तो पढ़ा होगा कि चाइना में जगह जगह पे ऑक्सीजन के बूथ लगे हुए हैं। वो ऑक्सीजन के बूथ इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि भाई ये सारे के सारे लोग जो हैं पूरी तरीके से इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुके हैं कि प्रदूषण बहुत है, आर्टिफिशियल बादल बना रखे हैं कि बारिश हो प्रदूषण खत्म हो। एक बुरी बात है। दूसरी बुरी बात आप कह सकते हैं इसके साथ जो इसकी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन है, इसके आसपास में दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन भी ख़राब है। जैसे जापान के साथ ख़राब है, यूएस के साथ, आसियान के साथ तो है ही, रशिया के साथ शुरू से था। इसकी वजह से इसका इकोनॉमिक टेम्पर है ना, मतलब जो व्यापार है वो बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद इसने ताइवान के साथ जो मतभेद है उसको भी सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 के अंदर इसको देखने को मिला था अपनी कंट्री में। इसकी वजह से इसके दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन खराब हो गए। अब एज यूजुअल क्योंकि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना ज़रूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। इंडिया चाइना आपको पता है कि हमारे को पूरी तरीके से कॉलोनियल पीरियड से पहले हम इस कंट्री को नहीं जानते थे, लेकिन अच्छे रिलेशन बनाने के बाद जैसे ही अंग्रेज़ी सरकार यहाँ से छोड़ के गई तो हमने कहा चलिए सीमा पार मित्र से मिल के आते हैं। और मिल के आए तो आपको पता ही है यहाँ पे शुरुआती समय में हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था, और आपको पता है फिर हमने पंचशील एग्रीमेंट भी करा था। पंचशील एग्रीमेंट के बारे में आपको आगे जानने को काफ़ी अच्छा मिलेगा।
जैसे ही हमने माओ जेडोंग की सरकार और नेहरू जी ने, माओ जेडोंग अभी हमने नाम सुना, अभी हमने जू एन लाई नाम सुना, इन दोनों ने एक रिलेशन करा, इन लोगों ने क्या करा, एक संधि करी। कौन सी? 24 अप्रैल, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1954, पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट से हमने कहा कि भाई आप लोग आपस में, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, पड़ोसी मुल्क के आओ 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 मिलो सिलो सालो खेलते हैं, मतलब गले मिलते हैं, रिलेशन बनाते हैं। लेकिन दलाई लामा भारत के अंदर आ जाते हैं, चाइना को लगता है कि ये हमारे इंटरनल रिलेशन के अंदर खामी खा आ रहा है, इस वजह से 1962 के अंदर हमारा उनसे हो जाता है युद्ध। और ये युद्ध एक तरफा था, ये युद्ध चाइना के ही द्वारा शुरू करा गया 20 अक्टूबर 1962 के अंदर, और 21 नवंबर 1962, एक महीने के अंदर ये युद्ध खत्म कर दिया गया। चाइना ने हमारे लद्दाख के आसपास का प्लेस अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के आसपास का इलाका नेफा वो कैप्चर कर लिया। हमें बड़ा गुस्सा आया, इस गुस्से की वजह से हमारे रिलेशन कम से कम 10 साल तक खराब रहे। इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ करना था, लेकिन उस समय हमारे भारत में पॉलिटिकल राजनीति उस समय उथल पुथल हो रखी थी, इसी वजह से एक स्टिक एक्शन नहीं लिया गया। 1971 की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार आती है, लेकिन वो फिर गिर जाती है। 76 के अंदर देश में इमरजेंसी जैसी चीज़ें हो जाती है, 77 में सरकार आती है, वो बहुत कुछ करती है, लेकिन उस तरीके से काम बन नहीं पाता है। और उसके बाद 1980 के अंदर जाके इंदिरा गांधी की सरकार सही तरीके से आती है। इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट जो प्रॉब्लम हुई थी, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए स्टेप लिया गया 1981 के बाद। और आपको पता है 84 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, उनके बेटे को चुना गया था, राजीव गांधी को, और राजीव गांधी ने पहली बार दिसंबर 1998 के अंदर पहली बार चाइना के साथ रिलेशन डेवलप करने की शुरुआत करी। यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट 62 के अंदर हुआ था, उसके बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं बना, कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जो चाइना से फालतू बोल सके, चाइना से कंधे से कंधा, सीने से सीना मिला के बोल सके कि तूने हमारी ज़मीन कैप्चर करी है, वो हमें वापस कर। ऐसा हुआ ही नहीं, सोचो इतने सालों तक। क्यों? क्योंकि देश में राजनीति उथल पुथल हो रखी थी, दैट इज वाई। अब यहाँ पे 1998 के अंदर ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, राजीव गांधी की सरकार कोई तरीके से आती है। राजीव गांधी पीस एंड ट्रांसक्विलिटी ये करते हैं, इसे सीमा और शांति वार्ता बोलते हैं। इसे यथास्थिति बनाए रखने के लिए हम इनके साथ साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत हमने कहा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छा हुआ भी, लेकिन उस तरीके का नहीं हुआ। कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमने बात करी दिसंबर 1998 के बाद, जब राजीव गांधी विजिट करे थे, लेकिन राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। उसी टाइम पीरियड पे हमने इनके साथ ट्रेड करने के लिए अपने खुद के 4 पोस्ट खोले। कौन कौन से? नाथुला पोस्ट, याद रखना पेपर के अंदर आता है नाथुला। उसके बाद शिप किला एंड देन लिपुलेक पास, एंड देन उसके बाद नेपाल और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए हमारे पास ये सारे पासेस थे। आप ये देख सकते हो, नाथुला पास यहाँ पे है, मानसरोवर के अंदर ये वाला पास है, कैलाश के अंदर यहाँ से एक पास है। ये सारे पास हमने क्यों खोले? ताकि चाइना से कोई ट्रेड हो तो फिर बस के थ्रू, ट्रक के थ्रू सामान हमारे भारत में आ जाए। लेकिन चाइना को पता है क्या बुरा लग गया? चाइना को ये बुरा लग गया कि हम लोगों ने उस टाइम पीरियड में क्या करा, एग्रीमेंट तो कर लिया अच्छा वाला, हमने रिलेशन की बात कर ली, हमने कहा एनर्जी डील की बात होगी, लेकिन दिक्कत हुई कि जब हमने 1998 के अंदर परमाणु विस्फोट करा, परमाणु विस्फोट करने के बाद चाइना की जल गई। उसने कहा कि तुम परमाणु परीक्षण कर रहे हो, किसी को बता रहे नहीं हो, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तगड़ा डिस्प्यूट हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही ऐसा कर सकती थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसा कर सकते थे, और कोई नेता नहीं कर सकता था। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे रिलेशन फिर से चाइना से खराब हो गए, क्योंकि उन्होंने फिर, चाइना ने पाकिस्तान को मदद करी एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम वहाँ पे चालू करवाया। इससे हमें लगा कि चाइना के रिलेशन हमसे फिर ख़राब हो गए। लेकिन ऑफ कोर्स फिर कोई सरकार नहीं आ पाई ढंग से जो अच्छे स्टेप ले सके। मनमोहन सिंह की सरकार आई थी उसके बाद, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने ज़्यादा कुछ नहीं करा रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। लेकिन 2014 के अंदर फाइनली आपको पता है एक नेता आते हैं, मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है, लोगों का मानना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2014 में भारत का दौरा किया था। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। इस दौरे में जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ उसके बारे में पता करिए, आपकी अभी की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये 24 पॉइंट पे बात हुई है। अभी 24 पॉइंट आपके पेपर में कभी नहीं आने वाले, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर उनसे बात हुई कि हम 24 चीज़ों पे बात करेंगे। अब तो खैर कहा जाता है कि ऐसा कुछ वॉर होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने चेक पोस्टों पे, अपने क्या कहते हैं, जहाँ से इनका बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है, वो हम देखते रहते हैं कितने अंदर तक आगे इन्होंने कॉलोनी बना ली। न्यूज़ कितनी वायरल होती है,
आपकी एनसीईआरटी के अंदर बता रखा है, लेकिन रियलिटी अगर आप टीवी देखो ना, तो जहाँ जहाँ पे ये पोस्ट बनाई गई है, जहाँ जहाँ पे ये हमने पासेस बनाए हुए हैं, वहाँ वहाँ पे हमें डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं आज भी। अगर आप करंट अफेयर को देखें तो एनसीईआरटी में तो हर दिन चीज़ें प्रिंट नहीं की जा सकती है ना। तो इसी वजह से चाइना के साथ अभी भी हमारे खास रिलेशन नहीं है। अगर आप वीडियो के अंदर शी जिनपिंग को चाय पीते हुए देख रहे हो मोदी जी के साथ, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि मीडिया टोटली गलत बताती है। बहुत सारी बातें मसाले के लिए होती है, तो उस पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा। ओके, तो अब मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है पर इस चैप्टर में एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, वो है ब्रिक्स के बारे में और इंडिया का रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसा है, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे जल्दी। तो जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्या चीज़ छूट गया है वो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी बताइएगा।